Good morning to all of you. I hope you all are good. And today I start the next session of the engineering mechanics, that is the third lecture. तो चलिए हम लोग रिवाइज करते हुए थर्ड लेक्चर पे पहुंचते हैं और जल्दी से उसको कंप्लीट करके अपने नए टॉपिक फ्रिक्शन को समझने का प्रयास करते हैं और फ्रिक्शन वाले चैप्टर को भी, जो कि थर्ड चैप्टर है, उसको एंड अप करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमने ये चैप्टर प्लान आपको इनिशियली दिखाई दिया था एंड देन हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को समझे थे। आई होप ये जो फुल फ्लो डायग्राम है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड आफ्टर दैट हमने फोर्स की बात करी थी। हमें बताया आप सभी को फोर्स समझ में आ गया था एंड देन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की बात करी थी कि भाई फोर्स को हम उसके लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, इससे एक्सटर्नल इफेक्ट पे कोई भी चेंज नहीं आता। बट आप याद रखिएगा कि इंटरनल इफेक्ट चेंज हो जाता है, लाइक स्ट्रेस, स्ट्रेस का टाइप्स, किस तरीके से स्ट्रेस जनरेट होगा, ये इंटरनल इफेक्ट है, इट विल बी चेंज। ओके, तो हमने मोमेंट की बात करी थी एंड देन कपल की। उसके बाद फोर्स को कैसे हम रिजॉल्व करते हैं, फोर्स को कैसे हम फोर्स और कपल के फॉर्म में रिजॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें। एंड देन वेरेगनॉन थ्योरम को भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस करा था और वेरेगनॉन थ्योरम में समझा था कि आप कंपोनेंट के कारण किसी पॉइंट पे जो मोमेंट निकालते हो वो सेम ही आता है उस फोर्स के कारण। आई होप ये थ्योरम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को भी डिस्कस करा हुआ था एंड देन हम लोग पैरेलल रिजल्टेंट ऑफ अ पैरेलल फोर्स सिस्टम और उसके बाद हम लोग कंकरेंट फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर पॉलीगन लॉ को, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन मेथड को भी डिस्कस करा हुआ था एंड देन नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम में क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई थी। मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप को कोई दिक्कत होगा तो आप पुराने वीडियोस जाके देख सकते हो और अब हम लोग डायरेक्ट अपने नए लेक्चर पे आ जाते हैं। ओके, तो देखिए पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे, यस, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ अ टू फोर्स सिस्टम एंड थ्री फोर्स सिस्टम। तो देखना, टू फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब सेम मैग्नीट्यूड के सेम लाइन ऑफ एक्शन वाले फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे, तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई थी और यहाँ पे ये वीडियो कट हो गया था, फॉर दैट सॉरी कि भाई वीडियो कट हो जा रहा है अपने मन से, कोई बात नहीं। तो अब हम इस पर्टिकुलर बॉडी को देखते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने की कि भाई इस पे तीन फोर्स लगे हुए हैं एंड तीनों जो फोर्स हैं वो नॉन कंकरेंट हैं। तो ये बॉडी कब इक्विलिब्रियम में हो सकती है? तो एक बात ध्यान देना कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉन कंकरेंट फोर्स लगते हैं और तीन फोर्स सिस्टम है, थ्री फोर्स सिस्टम है और उसके ऊपर नॉन कंकरेंट फोर्स लगते हैं, तो कंडीशन ये है कि ये जो फोर्स होंगे इन्हें म्यूचुअली पैरेलल होना पड़ेगा। यू कैन सी इन दिस फिगर कि ये जो तीनों फोर्स हैं F1, F2, F3, ये पैरेलल इन नेचर हैं। तो हो सकता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। आप समझ सकते हो कि जो डाउनवर्ड वाले फोर्स हैं F1 एंड F3, अगर इनको सम करो और वो F2 के इक्वल आ जाए तो ऑफ कोर्स ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। एंड दिस इज द कंडीशन कि अगर नॉन कंकरेंट फोर्स हैं तो फोर्स मस्ट बी पैरेलल इन नेचर। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर मान लो कि फोर्स कंकरेंट है, एक ही पॉइंट से सारे फोर्स लगे हुए हैं, तब तब ये भी ऑब्जेक्ट अपना इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अगर ये फोर्स बैलेंस है आपस में, देन ओके, तब ये जो हमारा कंडीशंस है किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम में होना टू फोर्स सिस्टम में एंड थ्री फोर्स सिस्टम में, हम इस पर्टिकुलर डायग्राम से समझ सकते हैं। और यहाँ मैंने लिख रखा है कि इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू थ्री फोर्स सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द लाइन ऑफ एक्शन ऑल द थ्री फोर्सेस मस्ट बी आइदर पैरेलल और कंकरेंट। तो या तो कंकरेंट होना चाहिए और पैरेलल, एंड आई डिस्क्राइब ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम पे, दैट इज़ द लामिज थ्योरम। लामिज थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो लामिज थ्योरम क्या बोलती है कि मान लीजिए आपके पास कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। कंकरेंट फोर्स सिस्टम मतलब एक ही पॉइंट से तीन या तीन से दो या दो से ज़्यादा फोर्स, तीन या तीन से ज़्यादा फोर्स आपको दिख रहे हैं, F1, F2 एंड F3। ओके, दो से ज़्यादा दिखे तब भी आप उसको कंकरेंट ही बोलोगे। इन लामिज थ्योरम आपको तीन फोर्स सिस्टम मिलेगा, कंकरेंट थ्री फोर्स सिस्टम मिलेगा और वो भी कनकरेंट होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आप F1, F2, F3 में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहो तो एज पर द लामी आप कर सकते हो कि F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा वन। F1 के सामने जो एंगल है दैट इज द थीटा वन हियर, तो F1 जो होगा वो डायरेक्टली साइन थीटा वन के प्रोपोर्शनल होगा एंड F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा टू के एंड F3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा थ्री के। ओके, तो अगर हम इसको थोड़ा-सा अरेंज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं F1 अपॉन साइन थीटा 1, F2 अपॉन साइन थीटा 2, F3 अपॉन साइन थीटा 3। यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, गामा लिखा गया है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ अल्फ़ा ही है लेकिन यहाँ बीटा होगा। ओके, तो
आप इस पर्टिकुलर फिगर में थीटा 1 को अल्फा से रिप्लेस कर देना, थीटा 2 को बीटा से एंड थीटा 3 को गामा से। तो आप इस पर्टिकुलर रिलेशन पे आ जाओगे कि F1 बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 बाई साइन बीटा एंड इक्वल्स टू F3 बाई साइन गामा। तो ये पर्टिकुलर रिलेशन लामिस थ्योरम की हेल्प से आप एस्टैब्लिश कर सकते हो। ओके, और एक नोटेबल पॉइंट है, उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि जैसे देखो, अगर मान लीजिए ये 3-4 सिस्टम है और ये कंकरेंट भी है, तो आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। अगर अब मान लीजिए आपको सुटेबल या फिर जितने रिक्वायर्ड डेटा हैं दिए रहेंगे, तो आप एक एंगल जो भी अननोन होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो 4 सिस्टम है ना, कंकरेंट है, 3 है, तो इसी से काम नहीं चलेगा। साथ ही साथ ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इन नेचर होना चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि जो तीनों फोर्सेस हैं वो डाइवर्जिंग है, बाहर की तरफ जाते हुए हैं। एंड इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि जो ये 4 सिस्टम है ये कन्वर्जिंग है, एक पॉइंट पे आता हुआ आपको दिख रहा होगा। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कि थर्ड वाला है, इसमें आप लामिस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाओगे। रीज़न इज़ कि जो एक फोर्स है वो तो कन्वर्जिंग है, बाकी के दो डाइवर्जिंग है। तो अगर एक फोर्स पॉइंट की तरफ इंडिकेट किया हुआ है मतलब कन्वर्जिंग है, एंड रिमेनिंग जो दो फोर्स हैं वो डाइवर्जिंग है, तो आप लामिस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप लामिस थ्योरम को अप्लाई करके एंगल्स को या फोर्स को तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब ऑल द थ्री फोर्सेस आर आइदर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इन नेचर। दिस इज ऑल अबाउट द लामिस थ्योरम एंड आई होप ये जो सेकंड लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड लेसन की, दैट इज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम लोग पहले माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके स्टडी करने वाले हैं, एंड देन हम आगे बढ़ के फ्रिक्शन को आगे कैसे हम लोग समझते हैं उसको समझेंगे। लाइक रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेमेटिक डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फ्रिक्शन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखते हैं कि भाई ये कैसे प्रोड्यूस होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसको समझने के लिए आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम देखना होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में, एक सेकेंड, सॉरी, ओके। तो आप इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है P, और ये किसी ऑब्जेक्ट के किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है, इसका मतलब है कि सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट को, जहाँ पे ये कॉन्टेक्ट हो रहा है, इसको अगर थोड़ा जूम करके देखना चाहोगे कि भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना चाहोगे कि यहाँ क्या घटना घट रही है, तो ये घटना कुछ इस तरीके की घट रही है। इस पर्टिकुलर फिगर में ये घटना को दिखाया गया है, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो देखना आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई देखो, कॉन्टेक्ट हो रहा है, ये जो बॉडी है अपनी और ये जो सरफेस है, इनका कॉन्टेक्ट कुछ इस तरीके का हो रहा है। बीच में आपको गैप दिख रहे होंगे बहुत सारे। ओके, तो जहाँ-जहाँ कांटेक्ट हो रहा है, वहाँ-वहाँ आपको एक फ़ोर्स देखने को मिलेगा। ओके, तो इसमें टोटल कांटेक्ट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये समझने के लिए जस्ट बनाया गया है। तो आपको 6 फ़ोर्सेस देखने को मिलेंगे। ओके, ओके। तो यहाँ पे आप नोटिस करना कि आपको 6 फ़ोर्सेस जिस तरीके के कांटेक्ट हैं, वैसे ही उसी के साथ आपको यहाँ देखने को मिल जाएँगे। देखो R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6। अब आप यहाँ से ध्यान देना कि ये फोर्सेस सर्टेन एंगल पे हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से, तो इनको हम लोग दो कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा एंड अनदर इज हॉरिजॉन्टल। तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगे कि जो अपना R1 है वो N1 F1 के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, R2 N2 F2 के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, एंड सेम वे अदर्स फोर्सेस आर आल्सो broken into the same format like N1 and F1, N2 and F2। ओके, तो ये जो फोर्सेस को हमने रिजॉल्व कर दिया। अब हम क्या पा रहे हैं कि भाई ये जो N1 है, N2 है, N3, N4, N5 एंड N6, इनको हम कंबाइन करके ही नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। यही फोर्स है जिनको आप प्यार से नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं और बार बार इसको अपने मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हो। और ये कहाँ से डेवलप होता है, आई होप कि आज आप ये समझ गए होगे कि ये कॉन्टेक्ट पे जिस जिस कॉन्टेक्ट होता है वहीं से इसका जन्म होता है। जहाँ से ये कॉन्टेक्ट हुआ है वहाँ से कुछ फोर्स लगता है जो कि सर्टेन एंगल पे होता है, और वो रिजॉल्व होकर एक फ्रिक्शन का फॉर्म ले लेता है, एंड एक रिजॉल्व होकर नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्म ले लेता है। अब आप इस पर्टिकुलर फोर्स को चाहो तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर इन जनरल में बात करता हूँ FBD बना के, तो देखना ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, और जो सरफेस के साथ जो फोर्स आया है, आप इस रेड कलर के UDL से देख रहे हो, ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है।
आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और इसको मैं अगर कंबाइन कर दूं तो आपको एक नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सीधा सीधा यहाँ पे दिखेगी। पर यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है भाई। प्रॉब्लम ये है कि देखो ये जो सारे फोर्सेस थे N1 N2 N3 N4 N5 एंड N6, आप यहाँ क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यार N1 थोड़ा बड़ा है, N2 थोड़ा छोटा है। इसका मतलब ये है कि बड़ा होने का मतलब मैग्नीट्यूड बड़ा है। ओके, आपको पता होगा कि वेक्टर का जो अ, डंडा होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है, जो उसकी लेंथ होती है वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो जो N1 है ये तो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, N2 थोड़ा कम है, N3 अगेन सबसे ज़्यादा हो गया N1 N2 N3 में, एंड N4 थोड़ा सा कम है। मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो आप यहाँ यूनिफॉर्म कैसे बना सकते हैं? तो जस्ट फॉर अजम्पशन एंड जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ आवर प्रॉब्लम हम इसको यूनिफॉर्म मान लेते हैं, और इसको नेट सेंट्रोइड से पास होते हुए अ, या आप ये कह सकते हो कि जो अपना वेट है उसके लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में एन को, नॉर्मल एक्शन को लगा देते हैं, पर ये लगाना पूरी तरीके से ठीक नहीं है। अब आप इसको विजुलाइज करके समझ पा रहे हो कि यार इस तरीके से लगाना 100% ठीक नहीं है। तो हमें कैसे लगाना चाहिए? तो देखो हमें कुछ इस तरीके से लगाना चाहिए जैसे कि इस पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे स्टार्टिंग में N1 है एंड देन N2, मतलब जिस प्रकार से ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के उसी के फैशन में लगाना चाहिए। तब जाके हम कहीं ये समझ पाएंगे कि एक्चुअल में अपना जो नॉर्मल है वो कैसा है और किस पॉइंट पे है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ इसको मैंने ओपन करा हुआ है, एंड ओपन करके मैंने ये नॉर्मल आपको फोर्स दिखाए हुए हैं कि देखो ये एक इस फैशन में है, यूवीएल के फैशन में है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के फैशन में है। अगेन ये जो फैशन है वो इसका एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, बट यस इससे ज़्यादा बेटर कॉपी है, और इसको लेके आगे बढ़ने के साथ हमें एरर कम देखने को मिल सकते हैं। एंड देन फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है ना वो एक्चुअल में शिफ्ट हो जाएगी अब। ओके, क्योंकि आप यूवीएल को सॉल्व करना आप जब सीखोगे तो पाओगे कि भाई यूवीएल को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इसका जो A/3 डायरेक्शन पे आता है फ्रॉम दिस साइड। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो A/3 मतलब कि ये जो पूरे लोड का, या ऐसे भी आप देख सकते हो कि ये जिधर ज़्यादा लोड है उसकी तरफ झुक जाएगा, जैसे कि सेंटर ऑफ मास में होता है। तो यहाँ पे आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे होगे कि जो एन है अपना कुछ राइट साइड में, कुछ राइट साइड की तरफ झुका हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना नॉर्मल हम लोग लगाते हैं, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रोइड से पास होते हुए लगाते हैं, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड एक ही है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि डेंसिटी यूनिफॉर्म है एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो चेंज नहीं हो रहा है थ्रू आउट द बॉडी। ओके, तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे होगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो ये नॉर्मल फोर्स है और ये जो पर्टिकुलर फोर्स है फ्रिक्शन, आप इनको देख पा रहे होगे और विजुलाइज कर पा रहे होगे कि एन कुछ शिफ्ट हो जाता है सेंट्रोइड से। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस एन को इस पर्टिकुलर फिगर में कैसे दिखाया हुआ है कि वेट लग रहा है नीचे की तरफ, फ्रिक्शन ये है, एंड नॉर्मल जो रिएक्शन थी उस यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर मैं जी के अबाउट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रोइड के अबाउट अगर मैं मूवमेंट लूँगा, तो मैं लिख पा रहा हूँगा एफ इंटू एच बाई टू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एफ क्या है अपना, एफ ये फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पे मैंने एफ को लिखा नहीं है, बट आप ये ज्यूम करना कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है एच बाई टू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। ओके, एंड देन अगर मैं मान लो इस नॉर्मल को शिफ्ट करके लिखूं कि भाई जो एक्चुअल वाला कंडीशन था उसको लिखूं, तो वहां से आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाओगे। अगर आप इसके मोमेंट को बैलेंस करोगे तो एफ इंटू एच बाई टू माइनस एन एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे होगे। आई होप ये जो सारी चीज़ें थी, फ्रिक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्यों शिफ्ट हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, रीजंस क्या है, वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एंड जो अपना डायनामिक फ्रिक्शन है वो क्या होता है, और लिमिटिंग कंडीशंस क्या होती है फ्रिक्शन में। ओके, तो देखो ये अपना ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट का जो प्रीवियसली हम लोग जिस ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे उसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे एफबीडी बनाया हुआ है। तो आप ये पा रहे हो कि भाई इसके ऊपर इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स लगा है जो कि पी मैग्नीट्यूड का है, वो राइट डायरेक्शन में लग रहा है, एंड फ्रिक्शन ऑफ कोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। एंड ये जो अपना नॉर्मल रिएक्शन है ये एन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो एन अपना बैलेंस कर देगा डब्ल्यू को, डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, तब ये बॉडी, अगर मैं स्टैटिक कंडीशन की बात कर रहा हूँ तो, और जो एफ होगा वो पी के बराबर हो जाएगा कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। तो इस टाइम पे आप देखना, आप इस पर्टिकुलर देखो पहला जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू, वन सेकेंड, ओके, जो पहला इक्वेशन है P इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, अगर आप इसको ऑब्जर्व करना चाहते हो तो बस आपको एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करनी है कि भाई अगर मान लो कि मैं इस ऑब्जेक्ट को खींचने का प्रयास कर रहा हूँ, तो शुरू में मैं खींचता गया खींचता गया खींचता गया,
ओके, तो ये बॉडी स्टैटिक कंडीशन में तब तक रहेगी जब तक कि ये फोर्स ज़्यादा होगा, पी पी से ज़्यादा होगा। मतलब पी आप खींचना वाला फोर्स है, जो आप खींच रहे हो, अगर ये जो फोर्स है खींचने वाला, इससे ज़्यादा है फ्रिक्शन फोर्स, तो ये बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रहेगी। एंड सेम थिंग इज रिटन हियर कि इफ P इज लेस देन म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इज into n is nothing but it is the friction. And why here I written mu s is the static friction coefficient. आई होप आपको फ्रिक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी, तो उसी के फॉर्मूले के थ्रू मैंने लिखा है म्यू एस इंटू एन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट का मतलब है कि बॉडी रुकी हुई है, तब तब जो सरफेस है वो कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफर कर रही है उस टाइम की ये बात है। ओके, तो म्यू एस एन टू एन हो गया और बॉडी हो गई जब स्टैटिक कंडीशन में। और इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप आ जाइए, यहाँ से इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि भाई देखो इस पर्टिकुलर रीजन में अपनी बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है, हम बॉडी को खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए, बॉडी अभी भी नहीं चली है। क्यों? क्योंकि जो हमारा म्यू एस इंटू एन है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा है अप्लाइड फोर्स से। तो अब हम लोग एक वैल्यू पे पहुंच जाएंगे जहां हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को जो अपना अप्लाइड फोर्स है उससे बैलेंस कर पा रहे होंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो पा रही होगी। तो जहाँ पे आप बैलेंस कर पा रहे हो ना, जहाँ पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जा रहा है, यानी कि P इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन हो जा रहा है, उस रेंज को, उस वाले वैल्यू पे जो अपना ये म्यू एस आ रहा है, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कंडीशन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे वो कंडीशन को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। उसके बाद अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया, सपोज आप लिमिटिंग कंडीशन पे पहुंच गए और आपने ज़्यादा, जैसे ही ज़्यादा फोर्स लगाया, वो बॉडी तुरंत अचानक से थोड़े थोड़े आप समझ सकते हो एक पुश के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगी। तो उस टाइम उसका फ्रिक्शन नीचे गिरता है। नीचे इसलिए गिरेगा क्योंकि वो डायनामिक कंडीशन में हो जाएगी, चलने के जैसे ही कंडीशन में हो जाएगी वैसे इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या जो म्यू एस है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। एंड इसीलिए हम उसको म्यू डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए हम एक अलग कन्वेंशन फॉलो करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपना म्यू के होता है, या काइनेमेटिक या फिर इसको डायनामिक आप कह लो, तो जो डायनामिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। ओके, दो बातें हो गई, सेम सरफेस थी, सेम सब कुछ था, लेकिन उसने उसके जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दो बार चेंज हुआ। स्टैटिक में वो कुछ ज़्यादा था, and जब बॉडी डायनेमिक में आई तो वो कुछ डाउन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो काइनेमेटिक म्यू के लिखा हुआ है, डायनेमिक आप समझ सकते हो जो जैसे भी समझो। तो ये म्यू के थोड़ा सा म्यू एस से कम होगा। ओके, एन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो वो सेम रहेगा, बस म्यू एस और म्यू के डाउन हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम आप यहाँ से बना पा रहे होगे कि पहले हम लोग बढ़ाते गए, ऑब्जेक्ट को खींचने का प्रयास किए गए, फ्रिक्शन रोका रहा रोका रहा रोका रहा, और एक पॉइंट पे अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के बराबर हो गया। और उसके बाद हुआ क्या कि अपना फ्रिक्शन थोड़ा सा डाउन हुआ। क्यों डाउन हुआ? क्योंकि म्यू के डाउन हो गया, और उसके बाद डायनेमिक स्टेट में वो पर्टिकुलर म्यू के मेंटेन रहा और अपनी ऑब्जेक्ट चल दी। तो ये पूरा कंसेप्ट था हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का, और ये इस पर्टिकुलर डायग्राम का। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं अपने लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन पे। तो देखो जो ड्राई तो जो फ्रिक्शन का अप्लाइड लॉज है, फ्रिक्शन है, अप्लाइड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड लोड के। एंड देन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एरिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, एरिया चाहे कितना भी रहे वो फ्रिक्शन उतने ही सरफेस ऑफर करेगी। एंड थर्ड वन इज द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसका वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं होता। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का आप ध्यान देना वर्ड्स पे कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारे कुछ लॉज हैं जो कि ड्राई फ्रिक्शन के लिए अप्लाई होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज द स्लाइडिंग वर्सेस टिपिंग। तो देखो स्लाइडिंग क्या होती है? स्लाइडिंग मतलब होती है कि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो किसी सरफेस पे स्लाइड करना। आप समझ पा रहे हो? मतलब एक तरीके से समझो जैसे सरकने को स्लाइड करना। जैसे किसी भी बुक को लो आप, अपने टेबल पे एक इस पे फोर्स लगा के ऐसे करो, फोर्स लगाओगे तो आपको वो स्लाइड करती हुई दिखेगी। और टिपिंग का मतलब होता है कि किसी पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। तो ये जो पर्टिकुलर टिपिंग का कंसेप्ट है ना, वो रोटेशन से आता है कि भाई किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसको हम लोग टिपिंग कहते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि स्लाइड मतलब कि भाई बॉडी सरक रही है सरफेस पे, एंड टिपिंग मतलब कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जा रही है। और ये बात आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये जो आगे ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। और न्यूमेरिकल ऑफ कोर्स जब ये कंसेप्ट यूज़ होता है तो थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है। ओके, तो ये देखिए आप यहाँ से कि जैसे ही अपनी ये बॉडी रखी हुई है इस सरफेस के ऊपर, और मैं इस किसी जी के अबाउट सपोज मैं क्यू, ये पॉइंट क्यू है अपना,
इसके अबाउट मोमेंट इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, तो मैं क्या पाऊंगा, आप देखना यहाँ से कि पी जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ से एच हाइट पे लग रहा है, तो पी इंटू एच हो गया, एंड एन इस वाले पॉइंट पे लग रहा है, तो एन इंटू एक्स हो जाएगा। अब इस मोमेंट इक्वेशन को अप्लाई कर दो और यहाँ से आप पा जाओगे कि जो एक्स है, मतलब कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना शिफ्ट हुआ है उसकी लोकेशन को आप पता कर पा रहे होगा पी इंटू एच, एच बाई एन। इस पर्टिकुलर फार्मूला से आप एक्स पता कर सकते हो कि अपना जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कितना शिफ्ट हो गया है फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो x इज इक्वल टू पी इंटू एच बाई एन है ना, तो इस कंडीशन में अपनी आपकी बॉडी स्लाइड कर पा रही होगी। अच्छा, आप इस x को बढ़ाते जाइए, n को शिफ्ट करते जाइए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जैसे ही ये n एज पे आएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, ये जो x है वो b बाई टू के बराबर हो जाएगा। b बाई टू मतलब इस बॉडी के विड्थ के हाफ के बराबर हो जाएगा। तो आप पाओगे कि ये जो बॉडी है एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट टिप करने लगेगी, या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट घूम जाएगी। ओके, तो यहाँ से आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना कि जब एक्स बी बाई टू के बराबर हो जाता है तो उस केस को हम लोग टिपिंग कहते हैं, और जब एक्स लेस देन बी बाई टू रहता है तो वो जो पर्टिकुलर केस बनता है वो स्लाइडिंग का बनता है। आई होप ये स्लाइडिंग वर्सेस टिपिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे के जो फ्रिक्शन एंगल हैं एंड एंगल ऑफ रिपोज